चैप्टर 9 है दोस्तों, ये क्लास 7 की हिस्ट्री की किताब का जो टाइटल है वो है द मेकिंग ऑफ इंडियन कल्चर्स। क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो हो सकता है इसको कंप्लीट कराने में मुझे 2 वीडियोस लग जाए। शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले बता दूं आपको, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक मार दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। अगर एंड में जाके आपको लगता है ये वीडियो नहीं पसंद आई तो आप लाइक हटा के डिसलाइक भी दबा सकते हैं, बट कुछ करिए, बताइए वीडियो कैसी लग रही है। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, जब लोगों के बारे में बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत कॉमन चीज समझ में आती है। सबसे पहली चीज जो हम किसी पर्सन के बारे में नोटिस करते हैं उसकी अपीयरेंस के बाद, तो वो होती है उसकी लैंग्वेज, वो किस भाषा में बोलता है। तो अगर आप किसी को बोलते हो कि ये तमिल है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो तमिल भाषा बोलता होगा, या फिर आप बोलते हो ये उड़िया है तो मोस्ट प्रॉब्ली उड़िया भाषा बोलता होगा। जिसको आप बोलते हो कि ये तमिल है तो वो तमिल भाषा बोलता होगा, हो सकता है तमिलनाडु में रहता हो। उड़िया है तो उड़िया भाषा बोलता होगा और उड़ीसा में रहता हो। तो इससे उनको एक आइडेंटिटी मिली। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक रीजन की बात करते हो आप, तो अगर आप उसकी रीजनल आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो उस रीजन से कुछ स्पेसिफिक खाने एसोसिएटेड होंगे, कुछ कपड़े एसोसिएटेड होंगे, किसी स्पेशल तरीके की पोएट्री एसोसिएटेड होगी, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग एसोसिएटेड होगा। जैसे कि मजाक मजाक में बोलते हैं भाई नवाब हो, लखनऊ के हो तो नवाब हो, क्योंकि लखनऊ में नवाब फेमस थे। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ज्यादातर केसेस में। ओके, और कभी कभी हम इन आइडेंटिटीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम ये एज्यूम करते हैं कि ये टाइम्स इन मेमोरियल से हैं। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए तमिलनाडु में कोई पर्सन को हम अगर तमिल बोल रहे हैं और उसके साथ जो भी क्वालिटीज एस्क्राइब कर रहे हैं, जो भी क्वालिटीज उसके लिए हम समझ रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये क्वालिटीज उसकी हमेशा से थी। लेकिन दोस्तों क्या है कि हर जगह के जो रीजन है, हर रीजन का फ्रंटियर लगातार तरीके से बदल रहा था। आपको पता है साउथ इंडिया में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि साउथ इंडिया में चेरा अंपायर था, चोला अंपायर था, पंड्या अंपायर था। ये लोग आपस में लगातार फाइट करते रहते थे, तो जो इनकी बाउंड्रीज थी वो लगातार बदलती रहती थी। और इनके बाउंड्रीज के साथ साथ, ठीक है, इनके लोगों का खान पान का तरीका, रहन सहन का तरीका, कल्चर का तरीका भी बदलता रहता था। क्यों? जैसे मान लीजिए किसी एक अंपायर में किसी जगह पे पंड्या का राज है, पंड्या को हरा के कोई चोल किंग आ गया, अब एक बड़े से इलाके में चोल का राज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग इलाकों में एसिमिलेशन होगा। लोग एक जगह से दूसरी जगह आएंगे, दूसरी जगह से पहली जगह जाएंगे, तो उनके बीच में एसिमिलेशन होगा, कल्चरल प्रैक्टिसेस एक्सचेंज होगी, खाने की प्रैक्टिसेस एक्सचेंज होगी, रहने की प्रैक्टिस एक्सचेंज होगी, बोलने की प्रैक्टिसेस एक्सचेंज होगी, तो सब कुछ एक्सचेंज होगा। तो आज की डेट में हम अलग अलग जगहों में जो एक भाषा देख रहे हैं, जो खाना पीना देख रहे हैं, जो बोलचाल देख रहे हैं, वो एक्चुअली में बहुत सालों से उस जगह पे एक एसिमिलेशन चल रहा है, एक तरीके का इंटरमिंगलिंग चल रही है, जिसकी वजह से वो आज हमारे सामने इस फॉर्म में प्रेजेंट है। और लगातार इन जगहों पे जो कल्चर्स हैं वो बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब क्या तमिलनाडु में केवल तमिल कल्चर है? तमिलनाडु से जाने कितने लोग यूरोप चले गए, यूएसए चले गए, वो यूरोप यूएसए से वापस आते हैं तो वहां की प्रैक्टिसेस को लेके आते हैं, वो प्रैक्टिसेस भी तमिल सोसाइटी में आपकी इनकॉर्पोरेट होती हैं। तो ऐसे बहुत से आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो दोस्तों। तो हम कह सकते हैं what we understand as regional cultures today are often the product of complex processes of intermixing of local traditions with ideas from some other parts of the continent। यानी कि आज की डेट में हम जो भी रीजनल कल्चर्स देख रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बने हैं, जिसमें अलग अलग लोकल ट्रेडिशंस की आपस में इंटरमिक्सिंग हुई है। तो कुछ ट्रेडिशंस जो आपको एक जगह के स्पेसिफिक लगते हैं, वो ट्रेडिशंस वहां पे हजारों साल से मिल मिल के बने हैं। आगे देखते हैं द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। देखते हैं भाई यहाँ पे क्या दे रखा है। लैंग्वेज और रीजन के कनेक्शन को हम लोग मलयालम से यहाँ पे और चेर के एग्जांपल से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो चेरा किंगडम था महोदयापुरम का, 9th सेंचुरी में एग्जिस्टेंट था और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला में एग्जिस्टेड था, प्रेजेंट डे केरला। अगर ये इंडिया का मैप है तो यहाँ केरला है। यहाँ पे आप कह सकते हैं चेरा का किंगडम भी था उस समय पे, और ज्यादातर केस में यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी मलयालम। ओके, रूलर्स ने यहाँ के जो यहाँ के राजा है चेरा डायनेस्टी ने, उन्होंने मलयालम लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, मलयालम स्क्रिप्ट को अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखा। तो यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मतलब केव पेंटिंग्स में जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, दीवारों पे, पिलर्स पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले दिखते हैं, वो मलयालम लैंग्वेज में है। और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स हैं, मतलब कह सकते हैं कि वन ऑफ द पहली बार किसी लैंग्वेज में, किसी लोकल लैंग्वेज में, किसी रीजनल लैंग्वेज में अगर इंस्क्रिप्शंस लिखे गए सब कॉन्टिनेंट में, तो एक इसका एग्जांपल केरला में मिलता है, जो कि चेर डायनेस्टी के टाइम पे मलयालम में इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। देखिए एक अर्ली केरला इंस्क्रिप्शन है जो कि मलयालम में लिखा हुआ है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चेरा किंग्स थे और जो चेर डायनेस्टी के जो लोग थे, जो उनके किंगडम में जो लोग रहते थे, वो उन्होंने केवल अपने यहाँ के ट्रेडिशंस को देखा और किसी ट्रेडिशंस को इम्बाइब नहीं किया। उन्होंने सांस्कृतिक
ट्रेडिशन से भी वो इन्फ्लुएंस हुए हैं। उसी तरीके से आप देखोगे ये जो सांस्कृतिक लोग थे ना, जो संस्कृत वाले लोग, ये बाकी रीजनल लैंग्वेज के ट्रेडिशन से भी इन्फ्लुएंस हुए हैं। जैसे कि सांस्कृतिक ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस का एग्जांपल केरला में कहां मिलता है, तो भाई केरला के टेम्पल थिएटर को देख लीजिए दोस्तों। तो उसके टेम्पल थिएटर में जो भी प्लेस करे जाते थे, जो भी स्टोरीज के बेसिस पे प्लेस बनाए जाते थे, वो स्टोरीज आपकी संस्कृत एपिक्स से उठाई गई हैं। मलयालम में जो पहला लिटरेरी वर्क लिखा गया है, उसको कहा जाता है कि उसका एक मेजर पार्ट आपका संस्कृत से आया है। फॉर एग्जाम्पल, एक 14th सेंचुरी टेक्स्ट है लीलाती कलम, ठीक है, जिसमें ग्रामर के बारे में लिखा है, पोएम्स वगैरह के बारे में लिखा है। इसको मनी प्रॉब्लम में कंपोज किया गया था। मनी प्रॉब्लम मतलब डायमंड एंड कोरल्स। देखिए दोस्तों, मनी प्रॉब्लम से यहां पे कंफ्यूज मत होइए। मलयालम के प्रीकर्सर को, यानी मलयालम लैंग्वेज का जो प्रीकर्सर था वो था मनी प्रॉब्लम। मलयालम इस लैंग्वेज का थोड़ा मॉडर्न फॉर्म है, मनी प्रॉब्लम इस लैंग्वेज का थोड़ा एंशिएंट फॉर्म था, बस इतना ही फर्क है। ओके, तो आपको चेरा किंगडम में बहुत से ऐसे साक्ष्य मिल जाएंगे जहां पे संस्कृत कल्चर और मलयालम की रीजनल लैंग्वेज के कल्चर की इंटरमिक्सिंग आपको नजर आएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस पिक्चर में आपको 3 आइकन्स नजर आ रहे हैं। एक है बालभद्र, एक है सुभद्र, एक है जगन्नाथ। ये एक पाम लीफ पे एक मैन्युस्क्रिप्ट है, हाथों से लिखी हुई चीज है। देखिए कितनी प्यारी डिजाइन यहाँ पे बना कर रखी गई है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रूलर्स एंड द रिलीजियस ट्रेडिशंस की, जिसमें हम जगन्नाथ कल्ट की बात करेंगे। जगन्नाथ कल्ट आपका उड़ीसा में, जगन्नाथ टेम्पल बहुत फेमस है, अक्सर कर लोग वहां पे घूमने के लिए जाते हैं। जो स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलते हैं तो जगन्नाथ टेम्पल जाते ही जाते हैं। अब जो भी रिलीजियस ट्रेडिशंस थे इंडिया में, बहुत सारे रीजनल कल्चर्स इस रिलीजियस ट्रेडिशंस के आसपास उगते नजर आएंगे। जगन्नाथ कल्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस। जगन्नाथ को बोला जाता है द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। इसको विष्णु के लिए भी बोला जाता है। पूरी ओडिशा में इनका बहुत बड़ा टेम्पल है। जगन्नाथ का मतलब ही है द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए दोस्तों, शुरू में कहा जाता था कि भाई जगन्नाथ इनके एक इंडिपेंडेंट भगवान थे। बाद में जगन्नाथ जी को विष्णु के साथ आइडेंटिफाई किया गया, यानी पहले जगन्नाथ जी एक लोकल गॉड थे, बाद में इनको विष्णु के साथ आइडेंटिफाई किया गया था। जो लोकल ट्राइबल पीपल थे वहां के, वो पहले वुडन इमेज बनाते थे डीटी की। आज की डेट में जो उड़ीसा के लोकल ट्राइबल पीपल हैं, वो वुडन इमेज ही बनाते हैं इस डीटी की। यानी कि जिस तरीके से एंशिएंट और मिडिल इंडिया में जगन्नाथ भगवान की पूजा होती थी, आज भी उड़ीसा में बहुत सी जगहों पे बहुत से ट्राइबल पीपल उसी फॉर्म में जगन्नाथ देवता की, अपने भगवान की, अपने गॉड की पूजा करते हैं। फिर 12वीं शताब्दी में गंगा डायनेस्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था अनंत वर्मन। अनंत वर्मन ने सोचा एक टेम्पल बनाएंगे पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान के लिए पुरी में, तो ये टेम्पल बनवाया गया। फिर 1230 में किंग अनंग भीम III डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डीटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डेप्यूटी ऑफ द गॉड। तो आप देख सकते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल के साथ बहुत से राजा भी अपने आप को एसोसिएट करते हैं। अनंत वर्मन जो था, जो गंगा डायनेस्टी का था, उसने बोला टेम्पल बनाया जाएगा पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के सम्मान में। और बाद में जो अनंग भीम III करके रूलर आया, उसने बोला कि मैं जगन्नाथ भगवान के द्वारा अपॉइंट किया गया हूं, मैं डेप्यूटी हूं गॉड का, गॉड सबसे सुप्रीम है। फिर धीरे धीरे देखेंगे भाई, ये देखिए यहाँ पे आपको जगन्नाथ टेम्पल नजर आ रहा है पुरी का, बहुत ही अच्छी जगह है, कभी मौका मिले जरूर जाइए। जैसे जैसे टेम्पल की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी दोस्तों, उसी तरीके से जो टेम्पल के साथ एसोसिएटेड लोग हैं, जैसे कि प्रीस्ट हो गए जो टेम्पल कंपाउंड में रहते थे, ट्रेडर्स वगैरह जो वहां रहते थे, उनकी जो बादशाह थी, उनकी जो अथॉरिटी थी, उनका जो कहते हैं ना कि सिक्का चलने लगा सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में। उसके बाद आप देखोगे कि जो जो लोग भी इस ओडिशा वाले इलाके में अटैक करेंगे, जैसे मुगलों का अटैक हुआ, फिर बाद में मराठा का अटैक होगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अटैक होगा, ये सब क्या करते थे, ये सब इस टेम्पल पे कंट्रोल करते थे। हालांकि किसी ने टेम्पल को तोड़ा नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाया, बट टेम्पल पे ये गेन कंट्रोल करते थे, अपना अपना कंट्रोल गेन करते थे। चूंकि टेम्पल पे कंट्रोल करके ये सोचते थे कि अगर हम टेम्पल पे कंट्रोल कर लेंगे तो हम लोगों के सामने अपने रूल को थोड़ा सा एथिकल बता सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अंग्रेज आए, अब अंग्रेज यहाँ पे आएंगे, उस टेम्पल पे अपना राज करेंगे और फिर टेम्पल में सबको परमिशन देंगे कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। जो टेम्पल के प्रीस्ट हैं उनको उनकी अथॉरिटी दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो वहां के जो लोग हैं उनकी रिलीजियस जो भावनाएं हैं वो हर्ट नहीं होंगी, और वहां के लोग चूंकि उनके लाइफ में रिलीजन और जगन्नाथ भगवान की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो फिर वो उनके रूल को मान लेंगे। तो इसलिए मुगलों ने, मराठास ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी इस टेम्पल को तोड़ा वाड़ा नहीं, बस इस पे आके कंट्रोल करके लोगों के कॉन्फिडेंस को जीतने की कोशिश की। फिर आगे हम बात करेंगे द राजपूत एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। देखिए जब भी हीरोइन के ट्रेडिशन की बात आती है, वीरता की बात आती है, तो राजपूतों की बात आती है।
19वीं शताब्दी में जो आज का प्रेजेंट डे राजस्थान है उसको पूरा राजपूताना कहा जाता था कि ये वो इलाका है जहां पे ज्यादातर राजपूत रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, राजपूत के अलावा वहां बहुत से और ग्रुप्स भी रहा करते थे। और ऐसा नहीं है कि जो राजपूत थे वो केवल राजस्थान में थे, राजपूत पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैले थे, बहुत हद तक वो सेंट्रल इंडिया में भी मिलते थे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया, राजपूत के अलावा भी बहुत से लोग राजस्थान में रहते हैं जिनका कल्चर का फर्क पड़ा है राजस्थान में। लेकिन आप कह सकते हो कि जो डोमिनेंट कल्चर है, जो डोमिनेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर है राजस्थान का, वो एक्चुअली में राजपूत की वजह से आया है। तो राजपूत आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। खासकर ये कल्चर आपको जयपुर में बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक फोटो है प्रिंस राज सिंह ऑफ बीकानेर की। फिर आगे देखते हैं, जगह जगहों पे जो भी कल्चरल ट्रेडिशंस को फॉलो किया गया है, वो भाई वहां पे जो लोग राज करते थे उनके आइडियाज, उनके एस्पिरेशन से बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होता था। 8वीं सेंचुरी के बाद से जो आज का प्रेजेंट डे राजस्थान है, उसका ज्यादातर इलाका अलग अलग राजपूत फैमिलीज के अंडर में आता था। आज का जो प्रेजेंट डे राजस्थान है, देखिए वो तो दोस्तों बहुत बड़ा है, लेकिन वो राजस्थान किसी एक रूलर के अंदर में ना आके उसके अलग अलग पॉकेट्स थी, अलग अलग पॉकेट्स अलग अलग राजपूत रूलर्स के अंदर आती थी। जिसमें से एक डायनेस्टी बड़ी इन्फ्लुएंशियल थी जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान, जिसको चाहमनाज भी बोलते हैं। चैप्टर 2 में इनके बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी। राजपूत के बारे में फेमस था दोस्तों कि ये बहुत वीर हुआ करते थे। अगर बैटल फील्ड में ये गए हैं तो इनके लिए कहा जाता था या तो ये जीत के आएंगे या ये मर जाएंगे, खाली हाथ कभी वापस नहीं आएंगे। राजपूत की आप कह सकते हैं कि ब्रेवरीज की स्टोरीज को पोएम्स में, गानों में गाया गया। दे वर रिसाइडेड बाय स्पेशली ट्रेन्ड मिनिस्टर्स। ये एक्चुअली में गाने वाले वो गवैये होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, जो स्पेसिफिकली जिनको ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि ये वीर गाथाओं को गा सकें। और इनके गाने की वजह से और लोगों के कल्चरल ट्रेडिशंस की वजह से इन राजपूतों की जो वीरता की आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको आज भी प्रिजर्व करके रखा गया और आज भी लोग इनसे इंस्पायर होते हैं दोस्तों। तो आपको इनकी जो गाथाएं हैं, इनकी जो स्टोरीज है राजपूत की, इसमें बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कैरेक्टर दिया गया उनको, तो इसमें आपको लॉयल्टी मिलेगी, धोखा ना देना, फ्रेंडशिप मिलेगी, दोस्ती मिलेगी, दोस्ती के लिए जान दे देना, प्यार दिखेगा आपको, वेलर, गुस्सा, सब कुछ दिखेगा। अच्छा, क्या राजपूत की इन स्टोरीज में कहीं पे वुमेन की बात आती है, कहीं पे औरतों को इंपॉर्टेंस दी गई है? देखिए, औरतों की बात आती है, बट डायरेक्टली वीरता में औरतों की बात थोड़ी कम आती है। और उस वीरता की बात कर रहा हूं जो कि आपको बैटल फील्ड में दिखाई जाती है। बहुत ही कम देखने को मिला है कि बैटल फील्ड पे कोई राजपूत वुमेन ने जाके लड़ाई करी है। मैं स्पेशली 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो आप देखेंगे उस समय पे जो लेडीज थी, उन लेडीज को दिखाया गया है एज कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कभी कभी जो वॉर हो जाते थे वो लेडीज के ऊपर हो जाते थे। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण किया था, तो इस तरीके से वुमेन्स को ज्यादातर पोर्ट्रे किया गया है। फिर अगर कोई राजपूत वॉरियर बैटल में मर जाता है तो उसकी लाइफ में भी उसकी जो वाइफ है वो उसके साथ रहेगी, और उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी वाइफ उसके साथ रहेगी। यानी कि अगर किसी बैटल में एक राजपूत रूलर मर जाता है तो उसकी वाइफ से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सती का प्रोसेस करके अपने आप को जिंदा जला ले जब उसके हस्बैंड का अंतिम संस्कार हो रहा हो। अब मान लिया कि हस्बैंड तो भैया चलो वॉर में लड़े आके, लेकिन एक जिंदा औरत को आप मारे दे रहे हो बिना मतलब के अपने ये इन मान्यताओं के लिए, तो वो एक चीज गलत थी, बट होती थी उस समय पे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कुछ रीजन है जिसको डिस्कस किया गया है। खासकर आप देखोगे कि इस राजस्थान के रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिव थे आपके राजपूत। इन सारे रीजंस को इस चैप्टर में कहीं ना कहीं पे डिस्कस किया गया है। धीरे धीरे हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्टोरी ऑफ कथक की। कथक एक डांस फॉर्म है, देखते हैं ये कथक जो कि नॉर्थ इंडिया का एक डांस फॉर्म है, ये कैसे आगे बढ़ा। देखिए, जैसे कि अलग अलग जगहों पे जो रूलर्स थे उनके हीरोइक ट्रेडिशंस फेमस हैं, ओके भाई, और अलग अलग फॉर्म में फेमस है। तो यानी किसी ने बैटल में जब लड़ाई की तो इस तरीके से जीता, इस तरीके से जीता, बहुत अलग अलग तरीके से इनकी विक्ट्रीज की तारीफ की गई है। तो जैसे जैसे इनके हीरोइक ट्रेडिशंस में आप कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वैसे वैसे इनके डांस फॉर्म्स भी अलग हुआ करते थे। और एक डांस फॉर्म की हिस्ट्री में यहाँ ट्रेस करेंगे जो कि है कथक, जो कि सेवरल पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट था, इस्तेमाल किया जाता था। कथक को डिराइव किया गया है कथा वर्ड से, और कथा मतलब आप जानते हो दोस्तों, मतलब होता है स्टोरी। तो कथा वाज अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी। कथक्स कौन थे? कथक्स एक कास्ट थी, एक जाति थी, जो कि भाई स्टोरी सुनाते थे, कहानियां कह कह के सुनाते थे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में।
धीरे धीरे वैसे तो ये कहानियां ऑब्वियस सी बात है एंटरटेनमेंट के लिए सुनाई जाती थी, बाद में इन कहानियों को सुनाने के तरीके को बदला गया, तो इसमें म्यूजिक भी आने लगा, नाच गाना भी आने लगा, डांसिंग भी आने लगी। तो भाई यही कथक की प्रजाति जगह जगह जाती थी, टेम्पल्स में, वहां परफॉर्म करती थी, वहां पे इनको पैसे मिलते थे। तो इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा इवॉल्व किया, तो उस परफॉर्मेंस में गाने आ गए, गेस्चर्स आ गए, डांस आ गया, और धीरे धीरे कथक ने अपने आप को एक मोड ऑफ डांस में बदल लिया 15वीं और 16वीं शताब्दी में। और खासकर ये मोड ऑफ डांस भक्ति मूवमेंट के समय में बहुत तेजी से पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला। तो राधा कृष्ण की कहानियों को बताया जाता था, राधा कृष्ण की कहानियों को जब बताया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, रोमांटिक एलिमेंट आ जाएगा, म्यूजिकल एलिमेंट आ जाएगा, जिसमें डांस भी आ जाएगा। रासलीला हुआ करती थी, और रासलीला में कथक स्टोरी टेलर्स डांस करके और कुछ बेसिक गेस्चर्स करके लोगों को ये कहानियां सुनाया करते थे। फिर धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि इस प्रथा को बहुत सारे रूलर्स ने बढ़ावा दिया। तो भाई मुगल एम्परर के रूलर्स ने बढ़ावा दिया, मुगल एम्परर के जो नॉबल्स थे, जो अलग अलग प्रोविंसेस में गवर्नर्स की तरह जाते थे, उन्होंने भी इस डांस फॉर्म्स को बढ़ावा दिया दोस्तों। और आज की डेट में ये जो डांस फॉर्म आपको नजर आता है कथक, इसकी एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल बन चुकी है। इस डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स को डेवलप होने में कई 100 साल लगे हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं इसको डेवलप होने में। ओके, फिर आप देखोगे कि कथक का जो ट्रेडिशन था दोस्तों, ये ट्रेडिशन एक्चुअली दो घरानों में बढ़ जाएगा, दो ट्रेडिशन में बढ़ जाएगा। एक जो घराना होगा वो राजस्थान के कोर्ट्स में यूज होगा, जयपुर में। एक दूसरा जो घराना होगा वो लखनऊ में होगा। फिर लखनऊ में जो वाजिद अली शाह थे, लास्ट नवाब थे अवध के, इनके अंदर कथक एक मेजर आर्ट फॉर्म के रूप में उधर के सामने आएगा। और 19 सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर आते आते, थर्ड क्वार्टर हो जाएगा 19 सेंचुरी का 1850 से 75 दोस्तों। तो 1850 से 1875 आते आते ये कथक डांस फॉर्म्स केवल इन रीजन्स में नहीं, यानी कि केवल जयपुर और लखनऊ में ना रह के पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह पहुंच जाएगा। और ये जो कथक डांस था ना फ्रेंड्स, इसमें भैया रैपिड और इंट्रिकेट फुटवर्क पे ध्यान दिया जाता था, जबरदस्त तरीके से कपड़े पहने जाते थे, स्टोरीज को किस तरीके से लोगों के साथ इलेबोरेट करना है, इसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी, और फिर लोगों के सामने ये डांस फॉर्म्स लेके आए जाते थे। अब जब जैसे ब्रिटिशर्स आएंगे, ब्रिटिशर्स जैसे इस कथक को देखेंगे दोस्तों, वो बोलेंगे कि भाई ये तो बेकार है। 19th और 20th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आ चुके थे, इंडिया की कल्चरल प्रैक्टिसेस उनको समझ में नहीं आ रही थी, वो वेस्टर्न लोग थे, कथक को भी उन्होंने कुछ खास बताया नहीं, वो बहुत ठेकेदार थे, उन्होंने बोला कि भाई ये इंडिया वाला ये कल्चर बहुत बेकार है, जैसे उनका कल्चर तो बहुत अच्छा है, कोई भी कहीं भी घूम रहा है। तो ये बात कही गई। फिर आगे देखेंगे कि कथक ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, बहुत तरीके से कथक सरवाइव हुआ है, कंटिन्यू हुआ है। जैसे कि कर्टिसेंस, जो छोटे लेवल पे राजे रजवाड़े थे, आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, इंग्लैंड के राज के बावजूद भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उन प्रिंसली स्टेट्स में इस कथक को परफॉर्म किया जाता था। और जब देश को आजादी मिली तो वन ऑफ द 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स में एक कथक भी है। कुछ और भी है फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी है, ठीक है, भरतनाट्यम है, जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल सबके सामने उठ के आया दोस्तों कि एक्चुअली में क्लासिकल डांस होते क्या हैं? क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि क्लासिकल डांस क्या है? जो क्लासिकल डांस को फिक्स करने के क्राइटेरिया कहे गए दोस्तों, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। क्या आप एक ऐसे डांस को क्लासिकल डांस करोगे जो किसी रिलीजियस थीम पे बेस्ड है, या फिर आप किसी डांस को क्लासिकल डांस तब बताओगे कि भाई उस डांस को करने में बहुत स्किल्स चाहिए, और इन स्किल्स को मास्टर करने में लोगों को सालों लग जाते हैं, सालों की ट्रेनिंग लगती है इन स्किल्स को मास्टर करने में? क्या ऐसे कुछ रूल्स हैं इन डांस में कि इन रूल्स को जब तक परफॉर्म नहीं किया जाएगा तब तक डांस को सही नहीं माना जाएगा? और क्या अगर रूल्स के हिसाब से डांस फिक्स्ड है तो क्या उसमें कोई इनोवेशन नहीं किए जा सकते, कुछ वेरिएशन नहीं लाए जा सकते? क्योंकि वेरिएशंस आर ऑलवेज गुड, वेरिएशन चीजों को सुधारते हैं। बट अगर क्या आपने उनको रूल्स के हिसाब से फिक्स कर दिया तो क्या उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ सकता क्या? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जिनको आप कह सकते हैं कि सोच में लाया गया है ये डिसाइड करने से पहले कि एक्चुअली में ये क्लासिकल डांस है क्या। फिर एंड में इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने किसी डांस फॉर्म को क्लासिकल का दर्जा दिया है मतलब वो बेस्ट है, और बाकी जो डांस फॉर्म्स हैं वो वर्स्ट है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये बात बोली गई क्लासिकल डांस फॉर्म्स में। हालांकि अगर क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं तो उनको सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से। तो भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये कुछ क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के।
फिर यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन की बात की जाएगी और वो होगी मिनिएचर पेंटिंग्स की। मिनिएचर पेंटिंग्स मुगल बादशाह के टाइम पे बहुत तेजी से उठेंगी दोस्तों। मिनिएचर था क्या? ये स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स हुआ करती थी। या तो कपड़े पे किया जाता था इनको, या इनको पेपर पे किया जाता था, वाटर कलर से किया जाता था। शुरू शुरू में इनको जो पाम लीव्स हुआ करती थी या फिर जो लकड़ियां हुआ करती थी उसके ऊपर भी इनको किया जाता था दोस्तों। वेस्टर्न इंडिया में पाई गई है, जहां पे इन्होंने जैना टेक्स्ट को बहुत ही सुंदरता से दिखाया है और मुगल एम्परर्स ने इन मिनिएचर पेंटिंग्स को बहुत सपोर्ट दिया। तो भैया अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने बड़े बड़े स्किल्ड पेंटर्स बुलाए और उन पेंटर से इन मिनिएचर पेंटिंग्स के थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखवाए। आप देखो तो पेंटिंग के थ्रू भी बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा गया, यानी कि आप पेंटिंग ऐसी बनाओ जिससे सब कुछ पता चले कि भाई क्या कहना चाह रहा है उस किताब में वो ऑथर या पेंटर। तो भाई हिस्टोरिकल अकाउंट्स और पोएट्री के साथ साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिनिएचर पेंटिंग्स को भी इनकॉर्पोरेट किया गया। तो भाई इन मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाते वक्त बहुत जबरदस्त कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कोर्ट सीन को दिखाया जाता है, जब युद्ध हो रहा हो तो उनके सीन्स को दिखाया जाता है, हंटिंग वगैरह को दिखाया जाता है, सोशल लाइफ को दिखाया जाता है। और अमीरों में, एलिट में, रूलर्स में, नॉबल्स में इन पेंटिंग को गिफ्ट की तरह एक्सचेंज किया जाता था और इन पेंटिंग की एक्सेस कम लोग के पास होती थी, यानी कि मुगल बादशाह या उसके जो पास पड़ोस के जो लोग हैं, जो उसके करीबी लोग हैं, उनके बीच में ही ये पेंटिंग्स रहेंगी। नॉर्मल कल इन पेंटिंग्स को नॉन आम लोग नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एक मुगल मिनिएचर है। एक बार मुगल बादशाह आप कह सकते हैं कि शिकार पे निकले हैं, यहाँ पे मुगल बादशाह बैठ के आराम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके शेर हैं। अब इनको पकड़ा है या उनको लेके जा रहे हैं अपने साथ में, पता नहीं। ये हाथियों की सवारी है, इस हाथियों की सवारी यहाँ मुगल बादशाह बैठ के जाते हैं, उतर के मुगल बादशाह नीचे जमीन पे बैठ के आराम कर रहे हैं। तो ये एक मिनिएचर पेंटिंग बनाई है उनके कोर्ट के किसी एक बड़े ही आप कह सकते हैं कि काबिल पेंटर ने बनाई होगी। देखिए कितने अच्छे से उस समय के लोगों को यहाँ पोर्ट्रे करके रखा गया है। फिर जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होगा, और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन से पहले ही दोस्तों जब औरंगजेब वगैरह आ जाएगा तो म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग पे वो ज्यादा ध्यान देगा नहीं, तो बहुत सारे पेंटर्स मुगल कोर्ट को छोड़ के आसपास के रीजनल स्टेट्स में चले जाएंगे, जिनके बारे में हम चैप्टर 10 में बात करेंगे। फिर ये जो मुगल के आर्टिस्ट का जो आप कह सकते हैं ना कि कला थी ना, ये कला सिर्फ मुगल कोर्ट तक नहीं रह जाएगी, ये रीजनल कोर्ट्स में पहुंचेगी। तो जो डेक्कन में राजा राजवाड़ों के कोर्ट थे वहां तक पहुंचेगी, जो राजपूत कोर्ट थे वहां तक पहुंचेगी, जो आपके हिमालयन स्टेट्स में जो राजा रजवाड़े थे वहां तक बात पहुंचेगी। अब ऐसा था दोस्तों कि राजस्थान में जो कोर्ट था, हिमालय में जो कोर्ट था, डेक्कन में जो कोर्ट्स थे, वहां पे पहले से पेंटर्स थे और वहां पे मुगल पेंटर्स भी पहुंच गए। तो इन पेंटर्स जो पहले से वहां पे पेंटर थे, जो लोकल स्टाइल में पेंटिंग करते थे, और ये जो मुगल पेंटर्स थे जो अपने आप में ही बिल्कुल बेस्ट थे दोस्तों, क्योंकि शाहजहां, अकबर और जहांगीर ने बेस्ट पेंटर्स को अपने अंदर रिक्रूट किया था। इन दोनों को मिलके अलग ही डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स की मिनिएचर पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट सामने आएंगी। बहुत सारे केसेस में देखा जाएगा दोस्तों कि रूलर्स की पेंटिंग, कोर्ट सीन्स की पेंटिंग बनाई गई। अब ये रूलर्स और कोर्ट सीन्स की पेंटिंग आपको इन रीजनल कोर्ट्स में भी नजर आएंगी, जबकि ये रूलर्स और कोर्ट सीन्स की पेंटिंग ज्यादातर मुगल एग्जाम्पल्स थे, यानी मुगल बादशाही ऐसी पेंटिंग करवाते थे। फिर जब ये पेंटर्स पहुंचेंगे राजा रजवाड़ों के यहाँ, तो वहां के लोग भी इस चीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर माइथोलॉजी से रिलेटेड थीम्स को भी इनकॉर्पोरेट किया गया इसमें। तो अगर आप पेंटिंग देखोगे, पोएट्री देखोगे, मेवाड़ की, जोधपुर की, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ की, यहाँ पे किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, बहुत सारे स्कूल्स ऑफ पेंटिंग उभरेंगे जिनकी अपने अपने डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो कि लोकल स्टाइल और सेंट्रल मुगल स्टाइल का एक ब्यूटीफुल सिंथेसिस होंगे। फिर एक और ऐसा रीजन था जहां पे मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत तेजी से बढ़ेगी, जैसे हिमालयन फुटहिल्स में एक स्टेट है जो प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, वहां का राज था। यहाँ पे देख सकते हैं महाराणा राम सिंह 2 है। राजपूत मिनिएचर है कोटा की, होली खेल रहे हैं, होली का समय है, ये हाथी से जा रहे हैं, ऊपर की लेडीज रंग फेंक रही हैं, तो प्रॉपर होली सेलिब्रेशन चल रहा है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। तो लेट 17वीं सेंचुरी में जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे भी एक इंटेंस और बोल्ड किस्म की मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल उभर के आएगी, जिसको बोला जाएगा बसोहली। तो लिख लीजिए, बसोहली इज अ मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर जो एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट था जिसको इस समय पे पेंट किया गया था, वो था भानु दत्ता का रसमंजरी। तो रसमंजरी किसने पेंट किया है? तो आप कह सकते हैं भानु दत्ता ने पेंट किया है। फिर भाई आप देखोगे कि नादिर शाह का इन्वेजन होगा दिल्ली में 1739 में। अब ये तो बिल्कुल ही बात की बात आ गई है, औरंगजेब तो 1707 में मर गया, नादिर शाह आएगा 1739 में। सेंट्रल मुगल लीडरशिप इस समय पे बहुत कमजोर थी, तो भाई तरखाट मचा के रख दिया नादिर शाह ने दिल्ली में। तो इन मुगल आर्टिस्ट को समझ में आया कि भैया यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ तो हो नहीं पाएगा, रूलर्स के पास कुछ रह नहीं गया है।
तो वो वहां से निकल के पहाड़ी इलाकों में चले गए। तो पहाड़ी इलाकों में हिमाचल प्रदेश में गए, उसके आसपास के राज्य रजवाड़ों में गए। यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग आपको नजर आ रही है दोस्तों। कृष्ण नजर आ रहे हैं यहाँ पे, राधा और राधा की कंपेनियन यहाँ पे नजर आ रही है। एक वाटिका दिख रही है, वाटिका को कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे पेंट करके रखा गया है दोस्तों। फिर 1739 के इन्वेजन के दौरान, जैसा कि मैंने पता है, मुगल कोर्ट से बहुत सारे लोग हिमालयन फुटहिल्स में गए। तो हिमालयन फुटहिल्स में जाके उन्होंने एक और स्कूल ऑफ पेंटिंग को बनाया, जिसका नाम है कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग दोस्तों। ठीक है, और आप देखेंगे बाय द मिड 18th century the Kangra artist developed a style which bred a new spirit into miniature paintings. तो मिनिएचर पेंटिंग्स में अलग अलग तरीके के इनोवेशंस आ रहे थे। सिंपल सी बात ये है, मिनिएचर पेंटिंग शुरू हुई मुगल कोर्ट में, आसपास के कोर्ट में भी थोड़ी बहुत शुरू थी। जब मुगल कोर्ट के आर्टिस्ट निकल के अलग अलग रीजन से वो अलग अलग इलाकों में जाके पेंटिंग करने लगे, जब जाके, तो जो मुगल आर्ट था मिनिएचर पेंटिंग का, जो मुगल थीम्स थी, वो उन कोर्टों में पहुंच गई। और उन कोर्टों ने अपनी नेटिव थीम्स को छोड़ा नहीं, तो मुगल थीम्स और नेटिव थीम्स को मिला के उन्होंने अपना ही एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ मिनिएचर पेंटिंग निकाला। तो कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग ने क्या किया? कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग ने वैष्णवाइट ट्रेडिशंस को भी अपनी पेंटिंग में इंक्लूड किया। तो उनकी पेंटिंग में सॉफ्ट कलर्स दिख जाएंगे, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, तो कंगरा पेंटिंग में वैष्णवाइट ट्रेडिशंस भी दिखेंगे, और भी कुछ लोकल ट्रेडिशंस, मुगल ट्रेडिशंस सब नजर आएंगे दोस्तों। अच्छा, ऐसी बात नहीं दोस्तों कि केवल जो रॉयल पेंटर्स थे, जिनको राजे रजवाड़ों या नॉबल्स ने रिक्रूट किया, वही पेंटिंग करें। जो आम लोग थे वो भी पेंटिंग करते थे। ऑर्डिनरी वुमेन और मेन ये भी पेंटिंग करते थे। ये अपने घर की दीवारों पे पेंटिंग करेंगे, अपने कपड़ों पे पेंटिंग करेंगे, जमीन पे पेंटिंग करेंगे, अपने पॉट्स, कोई कुम्हार है तो वो कुम्हार अपने घड़ों को बनने के बाद उसके बाद पेंटिंग करेगा, और फिर वो रंग बिरंगे घड़े मार्केट में बिकेंगे। बच्चे जाएंगे, मम्मी से कहेंगे पापा वो वाला घड़ा पानी पीने के लिए। तो इस तरीके की चीजें उस समय पे हुआ करती थी। ओके, अब बात यह है कि जो लोगों ने पेंट किया वो अब बचा नहीं है, क्योंकि सेंचुरीज में उन्होंने पेंट किया भाई अपने जमीनों पे, कपड़ों पे, पॉट्स पे, वो सब चीजें खत्म हो गई। लेकिन रॉयल कोर्ट्स में जो मिनिएचर पेंटिंग्स करी गई उनको प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया, इसलिए आज हम उनको देख सकते हैं। लेकिन बाकी पेंटिंग्स, चूंकि समय बीतने के साथ साथ चीजें खराब हो गई, तो वो पेंटिंग्स भी खराब हो गई। तो ये बात है। तो हमको रॉयल पेंटिंग्स जो थी मिनिएचर, वो तो मिलती हैं, बट जो नॉर्मल लोगों ने पेंटिंग करी थी उस समय पे वो नहीं मिल पाती, तो उनका सही से आकलन नहीं हो सका है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। आधा पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। जल्दी जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 3 वीडियोस आपको मिल ही रही हैं। कोशिश करूंगा और वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।